ओके दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने लग रहे हैं स्प्रेडशीट। इसके पहले कि मैं इसको पढ़ाना शुरू करूं, आपको याद दिला देता हूं, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हो चुका है, जिसमें आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के साथ इनफैक्ट बैकअप भी शेयर किया गया उसका। काफी लोगों तो लाइव भी अटेंड किए थे, जिसमें हमने समझा था सॉफ्टवेयर का टाइप्स, जिसमें हमने समझा था कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम का अलग अलग कंपोनेंट्स। याद होगा आप लोग को। हम लोग समझे थे हायरार्की कॉन्सेप्ट, हम लोग कोडिफिकेशन समझे थे। ये था हम लोगों का ग्रेड 1 डिस्कशन, ग्रेड 1। आज हम लोग जो आ चुके हैं ना, सेकेंड पोर्शन, ये हम लोग स्प्रेडशीट के बारे में बात करने वाले हैं अंडर द हेडिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आज के क्लास में भी दो चीजें होंगी। नंबर 1, पहले तो हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट्स को गो थ्रू करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप सबको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग सब कोई प्रैक्टिकल पार्ट कर रखे हो, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पार्ट हम लोगों का बस क्या है, एक सेफ हेवन है कि चलो प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो 2 क्वेश्चन हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से कर लेगा। इस तरीके से अपने को अप्रोच करना है टॉपिक को फॉर द सीयूईटी करिकुलम। एक बात, आई कैन नॉट अंडरस्टेट और ओवरस्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, बट बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंडियन इको का क्लास फिर मैं संडे को लेने वाला हूं। इंडियन इको का क्लास मैं फिर संडे को लेने वाला हूं, सेम टाइम, कोई टाइम भी नया नहीं है, वो 2:30 बजे ही होने वाला है। तो आप लोगों को रिपीट करके बोल रहा है, अगर आप लोग कोई थ्योरी पेपर का एग्जाम दोगे, कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज का अपीयर करेगा, है ना, जिसको कॉमर्स भी बोलते हैं, या फिर कोई फॉर एग्जांपल अपीयर करेगा फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पोर्शन, या कोई इको के लिए अपीयर करेगा, मेरा जो ऑर्डर ऑफ स्टडिंग होना चाहिए, मेरा बैकअप आपके पास हर चीज का है। किसी चीज का नहीं मिले तो पर्सनली बोल देना, वो अवेलेबल करवा देंगे। नंबर 1 मेरा बैकअप होना चाहिए, और अगर मेरा बैकअप किया हुआ है या मेरे से लाइव क्लास तुम वो पढ़ा हुआ ही है, तो बैकअप का कोई दरकार नहीं है। तब सेकेंड स्टेप है रीड एनसीईआरटी। अब तुम लोग कोई ज्यादा दिमाग लगाने जाएगा तो भाई लगाओ, वरना हम बार बार बोल रहे हैं, इन दोनों से सक्सेस पक्का आ जाना चाहिए। कितना शिद्दत से तुम ये करता है, ये तुम्हारे हाथ में। फिर से बोल रहा हूं, लाइव क्लास जिस चीज का हो गया लाइव क्लास, जिस चीज का लाइव नहीं है उस चीज का बैकअप, क्योंकि कॉमन सेंस सब आता है। लाइव हम लोग शुरू किए थे अक्टूबर नवंबर में, तो अब ऑफ कोर्स बैकअप देखना होगा, एंड एनसीईआरटी रीड करना होगा। ये मैं खाली अकाउंट्स का नहीं बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स अभी अकाउंट स्टार्ट होने वाला है, बट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने लोग को कि ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, विथ ऑल सेड एंड डन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्प्रेडशीट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट, हेडिंग है स्प्रेडशीट। अगर मैं एक और लैंग्वेज यूज करूं ना, तो आप लोग को लगेगा कि यार ये चैप्टर तो जानते हैं, स्प्रेडशीट तो भले ही नहीं जानते हम लोग, बट हम लोग एक बात तो जरूर जानते हैं। मैंने क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुना हुआ है ना? हाँ जी सर, यस सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअली हम लोग आज पढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या स्प्रेडशीट है। सर ये क्या करने के लिए काम आता है? सर एज आप लोगों को पता है, ये आप लोगों का काम आता है टू रिकॉर्ड न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डेटा। खत्म। तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रेडशीट, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्कशीट टू रिकॉर्ड न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डेटा? तो सबसे पहला लाइन मैं आपको बोला था पॉइंट वाइज लिखो, तो पॉइंट नंबर 1, आई एम एस्टिमेटिंग, आपने अपने कॉपी में लिखा होगा कि स्प्रेडशीट इज यूज टू रिकॉर्ड न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डेटा। नंबर 1 होना चाहिए, स्प्रेडशीट इज यूज टू रिकॉर्ड न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डेटा। समझ आ गया? रिकॉर्ड, एंड ऑफ कोर्स रिकॉर्ड के साथ साथ कंपेयर भी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो, आप अपने 2024 का रिजल्ट्स 2023 के रिजल्ट से परफॉर्म कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सो ऑल दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल, राइट? यस सर, बात तो समझ में आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, तो जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि स्प्रेडशीट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज आर हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स while columns are vertical vectors। बोले तो ये है रो, हॉरिजॉन्टल वेक्टर, और ये है कॉलम, वर्टिकल वेक्टर। बराबर बात है सर? यस सर, ये बात तो बराबर है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
ईच वैल्यू कैन बी इंडिपेंडेंट। अच्छा यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं करके भी दिखा दूंगा। आप लोग एक चीज देखना, मैं एम एस एक्सेल खोल के एक चीज बताता हूँ, ध्यान तो सुनना, रुको एक सेकेंड ना, एक्सेल खोलने दो तब बता पाएगा। हाँ जी सर, एक चीज आप लोग देखना, एक्सेल आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, मैं यहां पर ना एक वैल्यू लिखा, कुछ भी नंबर एक बार लिख देता हूं। उदाहरण के तौर पे मैंने एक नंबर लिख दिया 5, आप लोग को दिख रहा होगा, बराबर है क्या? इधर पे मैंने लिख दिया 3, ये भी दिख रहा होगा। इनको बोलते हैं बेसिक वैल्यूज, एवरीवन, इनको बोलते हैं बेसिक वैल्यू। ये जो 5 और 3 आप लोगों को दिखने लग रहा है ना, इनको बोलते हैं बेसिक वैल्यू। एक्सेल इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, हेलो एवरीवन, एक्सेल इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, एक्सेल इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। आप लोग मैथ्स में और स्टैट्स में अब तक जितने कुछ करते हुए आए हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखे हो स्टैट्स में, हर कुछ आपको एक्सेल में हो जाएगा, ओनली इफ यू नो द राइट फॉर्मूला। सर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमेशा याद रखना, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होगा, अगर एमसीक्यू में आ गया तो इक्वल टू से। एनी फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिंस विथ एन इक्वल टू, एनी फॉर्मूला इन एन एक्सेल बिगिंस विथ एन इक्वल टू, बराबर है। और फिर आपको ग्रुपिंग करना है ना, तो ग्रुपिंग के लिए आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा जो आपको ग्रुप करना है। अब देखो, मेरे को ना यहां पर जो सेल B2 दिख रहा होगा आप लोगों को, सेल B2, B2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखो, हाँ या ना, B2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्लस अब मुझे जिस सेल को ऐड करना है वो, फॉर एग्जांपल ये सेल को मेरे को ऐड करना है। अब मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, और जब मैंने एंटर दबाया, अब देखो 8 आ गया। अब ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो गया कि यहाँ पे 8 आ गया, इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि ये अब ना एड्रेस इसका सेट हो गया, देखो, इक्वल्स टू B2 + C2। मतलब अगर मैं 3 की जगह वैल्यू चेंज कर दिया ना, तो मुझे टोटल नहीं चेंज करना होगा, टोटल अपने आप चेंज होगा। उदाहरण देखो, मैं सी पर आ गया, सी पर मैंने कोई भी एक वैल्यू आप लोगों को पुट करके दिया, मैंने सी पर आप लोगों को पुट करके दे दिया 123, बराबर। देख लो, मैंने सी पर आप लोगों को 123 पुट करके दिया है। आप लोग देखो, सेल सी में मैंने आप लोगों को 123 पुट करके दिया है, और ये एंटर मारा, देख लो जवाब अपने आप ही उधर पे 128 हो गया है। तो कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल टू से होगा। और मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट हालांकि बताने लग रहा था, बेसिक वैल्यू और डिराइव्ड वैल्यू का। बेसिक वैल्यू यहां पर हो गया 5 और 123, हाँ या ना, और 128 हो गया आपका डिराइव्ड वैल्यू, क्योंकि वो 5 और 123 से डिराइव हुआ है। बात नंबर एक, ये लिखवा देंगे, बेसिक और डिराइव का वैल्यू। और अब आप लोग देखो, यहां पर आप लोग को बहुत कुछ दिख रहा होगा, इधर देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखो, ये सब कैलिब्री 11, टेक्स्ट रैप, मर्जन सेंटर, इसको एक्सेल की दुनिया में हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, फिर कुछ शॉर्टकट्स भी बताएंगे अपने लोग, वो भी आप लोगों को करना पड़ेगा, बट खैर अभी हम लोग मेन बैक अपने बुक के ऊपर जाते हैं, जो बताना था वो बता रहे हैं आपको। तो हम लोग का टॉपिक है आज स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्प्रेडशीट एक रोज और कॉलम से बनता है, और जिसका काम है टू रिकॉर्ड एंड कंपेयर न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डेटा। ये मैंने आपको बताया, और मैंने बोला एक्सेल में जो वैल्यूज रहेंगे उनका दो में से एक ही काम हो सकता है, मतलब एक ही काम हो सकता है, क्या तो वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मतलब अपना बेसिक वैल्यू है, किसी पे निर्भर नहीं है, या वो डिपेंडेंट है, मतलब वो किसी फॉर्मूला पे निर्भर है, डिराइव वैल्यू है। यस और नो? तो यानी कि ईच वैल्यू कैन बी इंडिपेंडेंट और कैन बी डिराइव्ड, लिख लेंगे ये, इतना बात खाली, इतना बात खाली। ये पॉइंट नंबर 3 होगा, आई गेस 3 या 4 कुछ होगा, चेक कर लेना। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलिएगा यार। वेरी गुड जी। दोस्तों लिख लीजिए ये बात, फिर आगे बोलता हूं। बराबर है जी? ओके ग्रेट।
अब मैं आप लोगों को क्या बोलने लग रहा हूं ना, हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को ये बोलने लग रहा हूं कि याद रखिएगा, स्प्रेडशीट को प्यार से वर्कशीट भी बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट इज इक्वल्स टू वर्कशीट, ये ध्यान रखिएगा। स्प्रेडशीट इज इक्वल्स टू वर्कशीट, यहां कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। स्प्रेडशीट इज इक्वल्स टू वर्कशीट। सर बात सही है सर। अब मैं एक चीज और बताता हूं, जो बता ही चुका हूं, खाली लिखवाना है। देखिए, द एक्सेल इज डिजाइंड विथ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल टैब्स। ये रहा, देख लो, आपको दिखाया था हॉरिजॉन्टल टैब्स। हाँ या ना बोलो, ये टैब्स, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। तो याद रखना यार, द एक्सेल is designed with a series of tabs known as ribbon. Very important, ribbon का definition very important, mark कर लेंगे। come on यार everyone, the excel is now designed with horizontal tabs known as ribbon. बराबर है जी? यस सर, बातचीत बराबर है। प्लीज प्रोसीड फर्दर। शैल वी यार? यस सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं सर। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन, कि एक्सेल को एक्सेस करने का सबसे इजी तरीका क्या है? ऑफिस बटन, है ना? ये याद रखना। टू एक्सेस एक्सेल, to access Microsoft Excel, the easiest way is to click on the Microsoft Office button. To click on the Microsoft Office button. आएगा भी नीचे, एमसीक्यूज में भी आएगा। To click on the Microsoft Office button. अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूं। बोलिए सर क्या? ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एक फाइल खोलोगे ना एक्सेल में, हेलो एवरीवन, जब भी आप फाइल खोलोगे ना एक्सेल में, तो उस फाइल इन एन एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। लिख लेना, अ फाइल इन एन एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक, नॉट वर्कशीट। अ फाइल इन एन एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। अ फाइल इन एन एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, क्योंकि एमसीक्यू का फोकस है। मैं आप लोगों को यह बात बता देता हूं कि एक वर्कबुक जो है ना दोस्तों, वो वर्कशीट का बनता है। आप समझ लो, एक कॉपी आपके पास, उसमें बहुत सारा पेजेस है, तो कॉपी इज द वर्कबुक। खास बात है कि एक्सेल वाला जो वर्कबुक है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 वर्कशीट्स ही दिखेगा। सर ये कैसे मान ले? हम लोग नहीं मानते हैं। तो अगर आप लोग कभी एक्सेल चलाओगे तो दिखेगा। ये रहा, देखो, मैंने एक्सेल नाम का वर्कबुक खोला। अब जैसे यहां पर शीट 1 है ना, ये लेटेस्ट में चेंज हो गया, बट हमेशा आप लोगों को याद रखिएगा, इस तरीके से 3 शीट बाय डिफॉल्ट देता था वो लोग, है ना? तो अपने को 3 शीट वाला ही रूल फॉलो करना है, क्योंकि बुक्स हमारा ओल्ड सिलेबस के अनुसार ही बना हुआ है, एनसीईआरटी। तो याद रखिएगा, ये लिख लेते हैं अपने लोग यार, देर आर 3 डिफॉल्ट वर्कशीट्स। देर आर 3 डिफॉल्ट वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। ये रहा, बाय डिफॉल्ट देर आर 3 शीट्स available to users. By default there are 3 sheets available to users. सर सही है। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सर, सुन रहे हैं हम लोग? यहां पे ध्यान देना। एक्सेल में दोस्तों रोस को पहचाना जाता है यूजिंग नंबर्स। हेलो एवरीबॉडी, एक्सेल में रोस को पहचाना जाता है यूजिंग नंबर। सर नहीं समझ में आया? सर नहीं समझ में आया? ये रहा, ये देखो, रो 1, रो 2, रो 10, रो 20, रो 24, रो 23, रो 26, रो 16। बराबर है? बराबर है? यस सर। ऑनलाइन वालों बराबर है? हाँ ना बोलिएगा। यस सर, बराबर बात है। सो एवरीबडी, व्हेन वी डिजाइन समथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट, तो हम लोग इसको क्या बोलता है? तब हम लोग इसको बोलता है रो। एंड रो आर आइडेंटिफाइड यूजिंग नंबर्स, एंड कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग अल्फाबेट्स। लिख लो, रो का पहचान नंबर से होता है, कॉलम का पहचान अल्फाबेट से होता है। रोज का पहचान नंबर से होता है, कॉलम्स का पहचान अल्फाबेट से होता है। सर बात सही है? सर बात सही है? वी अग्री? अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, आगे ध्यान दीजिएगा।
एवरीवन, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, आगे जरा ध्यान दीजिएगा। वंस दिस हैज बीन डन, कि आप लोगों ने समझ लिया कि भाई रोज को नंबर से पहचानते हैं और कॉलम्स को अल्फाबेट से पहचानते हैं, ये एक बार आप लोगों को समझ में आ गया ना, फिर नेक्स्ट ग्रेड ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होता है कि कितना रोज और कितना कॉलम्स है। दोस्तों याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर जो सुविधा है, कॉलम्स 256 है। एक एक वर्कशीट का बात कर रहे हैं, 256 कॉलम्स इन एक्सेल, एंड रोज होता है 65,536। लिख लो प्लीज, रोज 65,536 और कॉलम्स आपका 256। सो अब ये पूछ सकता है कि अगर ऐसा बात है तो एक वर्कशीट में कितना सेल हुआ। सेल का मतलब समझते हो, तो हर ऐसा एरिया को अपने एक सेल बोलते हैं, हाँ या ना। तो आप लोग को क्या करना है, रो इनटू कॉलम करना है, हाँ या ना। तो लगभग 1,65,00,000 सेल्स आएगा। सो नंबर ऑफ सेल्स इज 1,65,00,000 इन अ सिंगल वर्कशीट। इन अ सिंगल वर्कशीट देर आर अराउंड 1,65,00,000 cells. In a single worksheet there are 1,65,00,000 cells. सही है। अब दोस्तों, अब मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया है काम थोड़ा सा आसान करने का। सर कैसे कैसे आसान करने का प्लान किया? मैं बोला ये देखें आप लोग, मैं बोला ये देखें आप लोग, मैंने क्या किया आप लोग के लिए। अब बहुत सारा ना, अब बहुत सारा बेसिकली आप लोगों के पास फॉर्मूला या फंक्शंस का काम आएगा, है ना। फॉर्मूला या फंक्शंस का बहुत सारा काम आएगा। सो मैं आप लोगों को वो फॉर्मूलाज को इजीली बताने के लिए एक और छोटा सा नोट्स, ये इतना सारा जो फंक्शंस है ना, ये देखिए कितना फंक्शंस है, उसको बताने के लिए मैंने एक छोटा सा समरी बना लिया है ऑफ ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बट वो फंक्शंस के जाने के पहले, फंक्शंस मतलब फॉर्मूलाज होता है, उस पर जाने से पहले ना दो तीन कॉन्सेप्ट्स और है जो आपको पता होना चाहिए, वो थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। बोलिए सर क्या? बोलिए सर क्या? इट इज कॉल्ड शॉर्टकट्स, आप लोग बोल सकते हो। अगर आपको टॉप ऑफ वर्कशीट में कभी भी जाना है, क्या बोला, टॉप ऑफ वर्कशीट पे जाना है कभी भी, तो याद रखना, यानी सेल A1 पे टॉप ऑफ वर्कशीट, तो आपको कंट्रोल प्लस होम दबाना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के रखना है और होम प्रेस करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉप ऑफ वर्कशीट डैश दे के लिख लो कंट्रोल प्लस होम, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप ऑफ वर्कशीट कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। पर अब आपको जाना है लास्ट कॉलम तक। अब मान लो मैंने बहुत सारा डेटा एंट्री कर दिया, अब दृष्टि को देखना है कि भाई लास्ट कॉलम, लास्ट सेल ऐसा कौन सा है जिसमें लास्ट नंबर है और बाकी खाली है। तो दृष्टि क्या कर सकती है, कंट्रोल प्लस एंड। तो वो वर्कशीट के एंड पे मेरे को नहीं लेके जाएगा, उस वर्कशीट के अंदर मेरा जो लास्ट नंबर होगा जिस सेल के अंदर, वहां लेकर मेरे को जाएगा। टू रीच द to reach the last column containing data, last row and last column, या to reach the last cell containing data, control plus end, to reach the last cell containing data, control plus end। और कभी भी बिगिनिंग ऑफ रो में जाना है तो होम की, रो का बिगिनिंग या कॉलम का बिगिनिंग में जाना है तो होम की लिख लेना, बिगिनिंग ऑफ रो स्लैश कॉलम होम की, बिगिनिंग ऑफ रो स्लैश कॉलम होम की। सही है सर। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोग एक बार आओ और देखो एक चीज, क्या इस फिगर को देख रहे हो आप लोग? ऑनलाइन वालों ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं ना, किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं यूजिंग एक्सेल, ठीक है ना। तो आप लोग देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है आप लोग को, यहाँ आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, कितना पीरियड तक कंपाउंडिंग होगा, मैच्योरिटी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों को दिख रहा है, हाँ या ना। पर आप लोग को ये भी तो दिख रहा है ना, कुछ हेडिंग्स है, हाँ या ना बोलो। कुछ हेडिंग्स है, हाँ या ना बोलो। इन हेडिंग्स को लेबल्स बोलते हैं, हेडिंग्स आर कॉल्ड लेबल्स। अरे हेडिंग्स इन एक्सेल आर कॉल्ड लेबल्स। तो लेबल्स के लिए क्या लिखे, डेफिनेशन बताओ सर। ये रहा, अ टेक्स्ट और अ स्पेशल कैरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज लेबल फॉर रो और कॉलम और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, है ना। इनको इनके ऊपर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब दृष्टि ये
कि मैं 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा। मतलब फॉर्मूला में अगर लगाना चाहूं आदित्य तो वो मैं लगा पाऊंगा, पर आदित्य सेम फॉर्मूला में प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉलम पे नहीं लगा सकता। अरे भाई क्योंकि ये लोग टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेबल कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली बाय मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एटसेट्रा। ये नोट डाउन कर लेंगे। ऑनलाइन में सारे लोग क्लियर है? हाँ ना बोलिए, कम ऑन गाइस। उदयन, आर्ची, राहिल, शेवी, आई कैन सी कंफर्म कर दिया आप लोगों ने। मेक श्योर एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। राइट सर। केवल प्रियम आपका कंफर्मेशन नहीं है, एवरीवन हैज कंफर्म्ड। मेक श्योर दोस्तों किसी को बोलना नहीं पड़े दोबारा कंफर्मेशन के लिए। वेरी गुड सर। एक बात और मैं बताता हूं ना, एक्सेल में ये चीज अलग है जहां स्टूडेंट गलत करता है, ये मैं बता देता हूं। एक्सेल में प्लस एडिशन ही दिखाता है, तो इसमें मैं क्या सिखाऊं तुमको? एक्सेल में माइनस जो है ना दोस्त, वो सब्सट्रैक्शन ही दिखाता है। तो हम क्या बताएं तुमको इसमें? डिवाइड ऐसे लिखा है, ये डिवीजन ही दिखाता है। बस एक प्रॉब्लम है, वो याद रखना दृष्टि आदि, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है, सॉरी, एस्टरिस्क है, एस्टरिक मार्क है, एस्टरिक मार्क है। तो याद रखना एस्टरिक जो होता है वो यूज होता है एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन दिखाने को। इतना सा बस याद रखना है, और तो कुछ ये लोग पूछेगा नहीं वैसे वहां से। आगे बढ़े सर। अब क्योंकि हेडिंग आ गया है फंक्शंस, तो मैं आपको बता दूं, एक्सेल में कोई भी फंक्शन, फंक्शन का सरल भाषा में मतलब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला टू परफॉर्म अ डेटा या टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन। तो व्हाट इज फंक्शन? अ स्पेशल कीवर्ड विच कैन बी एंटर्ड इन अ सेल टू परफॉर्म एंड प्रोसेस द डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, अ स्पेशल कीवर्ड। समझ आया? जैसे मैं अभी ऐड करके दिखाया था, है या ना? तो इक्वल्स टू सम लिख सकते हैं आप लोग एडिशन के लिए, उस तरीके से। इज अ स्पेशल कीवर्ड विच कैन बी एंटर्ड इन अ सेल टू परफॉर्म एंड प्रोसेस द डेटा, टू परफॉर्म एंड प्रोसेस अ डेटा। Special keyword which can be entered into a cell in order to perform and process the data, in order to perform and process the data. Function is a special keyword which can be entered into a cell in order to perform and process the data. बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर। बराबर है जी। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ इज, व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ इज, अब ना मैं फंक्शंस के लिए एक अलग से, ये देखो फॉर्मूला यही बना लिया हूं। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को इतना सारा एनसीईआरटी में 10-15 पेज इस पे अगर लिखा हुआ है तो अपने को नहीं पढ़ने का जरूरत है, काम का है वो लिख दिया है। आइए अपने लोग बात करते हैं यार कुछ फंक्शंस का। फॉर्मूला सर हम लोग को लर्न करना होगा, आई डोंट थिंक जरूरत है, और मेरे को लग रहा है कि अभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को पूरा अकाउंट्स तैयार करना है। तो इतना, अगर खाली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का 80 नंबर का एग्जाम होता तो शायद हम लोग कर भी रहे होते, इसलिए जरूरत नहीं है। खाली किसका क्या काम है वो सीख लो। सम फंक्शन, सम फंक्शन जो आप यूज करोगे वो बेसिकली नंबर्स को ऐड करने के काम आता है। एवरेज फंक्शंस एवरेज या अरिथमेटिक मीन निकालने के काम आता है। मैक्स फंक्शन, अब गिवन सेट ऑफ वैल्यू है, मान लो स्कूल में ना 100 जन जो है वो अपीयर किए। अब आप लोग समझो, स्कूल में जो है 100 जन एग्जाम दिए, लगातार नंबर है, या 1000 जन दिए। अब हम लोग डिसाइड किए कि जो टॉप किया होगा ना उसको एक कैश प्राइज मिलेगा 10,000 रुपीज का। तब स्कूल की टीचर बैठ के ढूंढती रहेगी, इससे अच्छा मैक्स फंक्शन डालो और सारा वैल्यूज को हाईलाइट कर दो, अपने आप निकल कर आ जाएगा किसका मैक्सिमम आया है। सो दैट इज द मैक्स फंक्शन का काम। मिन फंक्शन जो सबसे कम लेकर आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे यार। सम फंक्शन, हेडिंग डाल लेना टाइप्स ऑफ फंक्शंस, या टाइप्स ऑफ फंक्शंस करके हेडिंग डाल लेना और लिखना सम एड्स ऑल द नंबर्स। फॉर्मूला लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, बस सम फंक्शन लिख के लिख दो एड्स ऑल द नंबर्स। एवरेज,
रिटर्न्स द एवरेज। एवरेज फंक्शन आपको एवरेज निकाल के देता है, एवरेज फंक्शन आपको एवरेज निकाल के देता है। फिर दोस्तों आपका आया, फिर दोस्तों आपका आया मैक्स फंक्शन। ये आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है। मैक्स फंक्शन आप लोगों को लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है, मिनिमम फंक्शन आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के देगा। सर काउंट फंक्शन क्या करेगा, है ना, ध्यान से सुनना। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स एंड काउंट्स नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब टोटल में मैं डेटा लिखते गया, मेरे को जानना है कि कितना स्टूडेंट्स का डेटा मैंने लिख दिया है, तो यूज काउंट फंक्शन, यूज काउंट फंक्शन। अब एग्जाम में कैसे एमसीक्यू आएगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस काउंट्स द नंबर ऑफ डेटा इन द सेल, है ना, और फिर ऑप्शन दे दिया, ए काउंट, बी इफ फंक्शन, सी मैक्स फंक्शन, डी वी लुकअप फंक्शन। तो आपका आंसर हो गया मैक्स फंक्शन। अच्छा सर समझ में आ गया। आगे इफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोचो एक स्कूल की टीचर है, वो उसको बोला गया है कि मैडम ये रहा स्टूडेंट का मार्क्स, है ना, 38, 48, 71, 21, 20 ऐसे करके, और ऐसे करके दृष्टि 1000 स्टूडेंट्स है। अब आर्ची शेवी बात समझिए आप लोग, टीचर को बोला गया कि मैडम याद रखिएगा, किसी का अगर 40 से कम आया है ना, फेल लिख दीजिए उसके बाजू में, और कोई अगर 40 से ज्यादा लाया या 40 लेकर आया उसके बाजू में पास लिख दीजिए। अब दो तरीके के टीचर्स होंगे, एक जो क्या मेहनत करेंगे, जो देखते रहेंगे, 38 आया ओ फेल लिखेंगे खुद हाथ से टाइप करके, ओ 48 आया पास, और ऐसे 1000 स्टूडेंट का करेंगे। ये जो टीचर है पूरा दिन एक ही काम करेगा। और दूसरा टीचर जिसको ये फन फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला, इफ फंक्शन का, वो क्या करेगा, इक्वल्स टू इफ फंक्शन लगाएगा, और ये सारा सेल्स जिसमें मार्क्स है वो हाईलाइट कर देगा और कंडीशन लिख देगा, पास इफ ग्रेटर देन 40 या इक्वल टू 40, फेल इफ लेस देन 40, और बस खींच देगा तुरंत, पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल, जो आंसर है वो आ जाएगा विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 15-20 सेकंड के अंदर। It returns one value if a condition you specify evaluates to true and another value if evaluates to false। क्या आंसर आपको चाहिए, क्या डिस्प्ले चाहिए, वो भी आ जाएगा आपको। रिटर्न्स वन वैल्यू इफ अ कंडीशन यू स्पेसिफाई इवेल्युएट्स टू ट्रू। मतलब तुम कंडीशन स्पेसिफाई किया ना 40 और ग्रेटर, तो देन यू इट विल डिस्प्ले पास, इट इज लाइक दैट। सही है, राइट सर, यस सर, बात समझ में आ गया। ये लिख लो एक बार ऑनलाइन वालों, फिर आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ना, इफ हो गया, अब आ गया, बताइए बताइए क्या, बोलो बोलो बोलो, वी लुकअप। अब आ गया क्या, बोलो तो, वी लुकअप, वी लुकअप। सर अब ये वी लुकअप क्या करता है ये बताइए सर। मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या लिखा, मिस्टर ए, उसका फोन नंबर है 8900 कुछ भी, बी 6219 कुछ भी, सी 3125, डी 0468 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसे करके 1000 इंप्लॉइज का मेरे पास डेटा है। मेरे को यार एक एम्प्लॉय से पता करना है वो सामान कहां रखा है, मेरे को उसका नंबर नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या किया, मैं एक सेल में गया, इक्वल्स टू वी लुकअप डाला, और ब्रैकेट में उस एम्प्लॉय का नाम लिख दिया। उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डेटा है सब मेरे सामने आके डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ वी लुकअप फंक्शन। यही लिखा हुआ है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स इन द वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। बात समझ में आया, इधर देखो ना, ए बी सी डी था, आया ना, और मैंने यहां पर इसी कॉलम में इक्वल्स टू वी लुकअप ए डाला, तो ए से रिलेटेड रो में जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले करेगा। देख लो वही लिखा हुआ है, looks for a value in the leftmost column of a table, इधर देखो, and returns a value in the
सेम रो, उस रो में मिस्टर बी के बारे में जो भी डेटा होगा सब मेरे को पता लग जाएगा। दैट इज वी लुकअप का एडवांटेज। याद रखना, वी लुकअप, एवरीवन याद रखना, वी लुकअप कॉलम को देखता है, कॉलम में ढूंढेगा, और एच लुकअप आपका रो में ढूंढेगा। एच और वी लुकअप सेम ही है, एच बस हॉरिजॉन्टली देखेगा, वी लुकअप वर्टिकली देखेगा, नाम में ही है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लुकअप। आगे नेक्स्ट आप लोगों को काम का है कॉनकाटिनेट। ये लिख लीजिए कॉनकाटिनेट, पहले लिखो उसके बाद बताता है। एक एग्जाम्पल, मैंने यार क्या किया ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का भी नाम लिया, विराट, एक सेल में लिखा, हाँ, और दूसरे सेल में या दूसरे बगल वाले सेल में मैंने लिखा कोहली, है ना। अब मेरे को चाहिए यार विराट कोहली एक साथ यहां लिखा है। अब जो जिसको एक्सेल नहीं आता वो क्या करेगा मालूम है, वो विराट लिखेगा, कोहली लिखेगा, इधर पे टाइप करेगा या कॉपी पेस्ट करेगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तुम सोच के देख, हम ऐसे हजार लोगों का लिखा है, क्या सबका नाम जोड़ के लिखते रहेगा तुम? कॉनकाटिनेट यूज कर लो। इक्वल्स टू क्या करो बोलो, कॉन काट, कॉन काट, कॉनकाटिनेट भी पूरा नहीं लिखना होगा, कॉन काट लिखा और फिर दोनों को हाईलाइट कर दो, हाँ या ना, सुनो, हाईलाइट कर दिया, वो अपने आप विराट कोहली को जोड़ देगा। और फिर क्या करो, इसको नीचे ड्रैग कर दो, तो जो भी आसपास में भी होगा ना, उन लोग को भी ये जोड़ देगा, उन लोग को भी ये जोड़ देगा। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो सर, कॉनकाट का एग्जाम्पल दो। चलो ये बहुत यूजफुल फंक्शन है, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता है ना। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कर दिया। अब देख, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नहीं दिया, ये रो देगा एक्सेल, खत्म हो जाएगा वो। इक्वल्स टू, वो अपने आप ही डिस्प्ले करेगा कौन, देखो कौन काट आ गया, कौन काट आ गया, कौन काट करना है हम लोग को यूज, कौन काट। अब अपने को ब्रैकेट में खोलना है ये वाला टेक्स्ट, हाँ या ना। अब मेरे को ना, बेसिकली मेरे को ना ये लोग के बीच में ये भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। मैं देखो अभी मैं स्पेस नहीं दे रहा, स्पेस के लिए क्या करना होता है वो भी मैं तुमको दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, खाली कॉन्काट करके कॉमा देके दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर दे रहा हूं। देखना स्पेस नहीं आएगा दोनों के बीच में, स्पेस नहीं आएगा, ये हुआ, ब्रैकेट बंद किया, बोला था ना स्पेस नहीं आएगा। देखो जुड़ गया, जुड़ गया। वो स्पेस के लिए क्या करना है वो बात का बात है, क्या करना है वो बात का बात है। अब ये देखो, अब देखना एक चीज, दृष्टि देखो, हम रोहित शर्मा पे तो ये नहीं लगाया, ये कोना को पकड़ो और ड्रैग कर दो, सेम फॉर्मूला वहां लग गया। अब सोचो अगर हजार जनों का डेटा है, तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। हाँ लेकिन आप लोग का पॉइंट सही है कि सर ये तो जुड़ा नहीं, मतलब स्पेस नहीं लगा, तो एक्चुअल में मैंने फॉर्मूला गलत लगाया। ये देखो ऊपर में देखो फॉर्मूला बॉक्स आता है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? फॉर्मूला बार ऊपर में देखो कॉनकाट लिखा हुआ है, सर नहीं दिख रहा है, ये रहा, यहां पर दिखा अभी, इक्वल्स टू कॉनकाट, हाँ या ना। तो जो मेरे को गलती मैंने किया ना, अब वो मैं ठीक करता हूं, इक्वल्स टू कॉनकाट। अब मेरे को जो करना चाहिए था सही, वो मैं बताता हूं आपको। मैंने कॉनकाट किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पहले एंड लगाना है, एंड लगाया मैंने, एक सेकेंड रुकिए, एंड लगाया पहले, रुक जाओ, इक्वल्स टू
कौन काट। अब आप लोग देखो, लेफ्ट कॉलम लिया, विराट सिलेक्ट किया, फिर एंड देगा, एंड दिया, अब डबल कोटेशन देगा। डबल कोटेशन मतलब कोटेशन खोलेगा और कोटेशन बंद करेगा। ये देखो, खोला, बंद किया, एंड, उसके बाद अब कोहली सिलेक्ट किया। इसमें एरर आना चाहिए, रुक जाओ एक सेकेंड। एरर आया ना, जस्ट अ सेकेंड। सिंपली स्पीकिंग, ये जो है मेरा अभी, मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, इसमें डिस्प्ले कर रहा है, तो अपने को क्या करना रहेगा ना, ये दो कोटेशन बीच में खोलना रहेगा, तो वो अपने आप ही उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है ना, याद रखना। और अब आप लोग को एक चीज मैं और दिखाया, यहां पर देखो हैशटैग नेम आ रहा है, हाँ या ना, इसका मतलब एक एरर आया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एरर किस चीज के लिए क्या एरर दिखाता है, एमसीक्यू में वो भी आएगा, तो उसका भी नोट्स हम लोग तैयार करके रखे हैं। आइए अब अपने लोग उसके ऊपर चलते हैं। बट इसमें याद रखना क्या करना है तुमको, एंड डालना है, और ओपनिंग डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन, उसका भी काम नहीं है तो खैर छोड़ दो अभी। कॉनकाट हो गया। अब क्या होता है ना, कन्वर्ट अ वैल्यू टू टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। समझ में आ गया। एक वैल्यू दिया हुआ है 23, हाँ या ना। अब हम, मेरे को कोई बोलता है भाई इसको 23 करो वर्ड्स में, यूज टेक्स्ट फंक्शन। समझ आया, टेक्स्ट फंक्शन, तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज लिख लेना। और कॉन्काटिनेट इज वेरी यूजफुल, ज्वाइंस टू और मोर स्ट्रिंग्स, और टेक्स्ट कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू टेक्स्ट। फटाफट लिख लो यार। समझ आ गया क्या, राइट सर। अब एज अकाउंट स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा ना, वो यहां पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड राउंड अप, राउंड अप। सर क्या मतलब हुआ, अब आप समझना यार। राउंड क्या करेगा, जो नॉर्मल मैथ्स का लॉजिक है वो फॉलो करेगा। 22.743 लिखा हुआ है, 6 लिखा है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई कितना डिजिट तक राउंड करना है। आपने बोला डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक, तो ये आपको दे देगा 22.75। ये हो गया राउंड का फंक्शन। राउंड अप क्या करेगा, आप जहां तक बोलो वहां तक हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ा के राउंड अप करेगा। सर मतलब नहीं समझ में आया हम लोग को। एग्जाम्पल, राउंड अप फंक्शन आप यूज करोगे, आपने किया 22.73, हाँ या ना, और आपने कहा डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, ये 2 डिजिट नहीं चाहिए, और राउंड अप फंक्शन आपने यूज किया। ये क्या करेगा मालूम है आप लोग को, 22.8 कर देगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट को ऊपर की तरफ ले जाएगा, जीरो से दूर। लेकिन अगर राउंड डाउन करेंगे, राउंड डाउन करेंगे तो समझ में आ रहा होगा क्या होगा, 22.76 भी रहा, तो आइडियली राउंड फंक्शन तो इसको 22.8 दिखाता, राउंड डाउन क्या करेगा, 22.7 दिखाएगा। हाँ, नहीं, अगर मैं एक डेसिमल तक चाह रहा हूं, अब दृष्टि बोलती है नहीं इसी को लेके एग्जांपल लो, चलो सही है, बात सही है दृष्टि का। तो 22.74 है, तो दृष्टि राउंड फंक्शन ये किया। राउंड अप फंक्शन अगर 2 डेसिमल तक चाहिए तो राउंड अप फंक्शन भी वही करेगा, 22.75 ही देगा, हाँ या ना, क्योंकि 4 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर राउंड डाउन है दृष्टि, तो 0.746 नहीं करेगा, 22.74 ही रहने देगा। मतलब जितना जीरो के करीब रख सकता है उतना ही करेगा। ऐसा नहीं कर देगा कि 74 को 3 कर देगा, स्कैम नहीं करेगा। हाँ सेवन, हाँ नहीं नहीं,
नॉर्मल लॉजिक ये होता है, सी 7.5 है तो 8 हो जाएगा, और 7.5 से कुछ भी ज्यादा है तो 8 हो जाएगा, और 7.4 से कुछ भी नीचे है तो वो क्या होगा, 7 होगा। ये है राउंड डाउन फंक्शन यूज कर लोगे ना, तो अगर राउंड डाउन यूज कर लोगे ना तो 7.6 भी होगा ना, वो उसको 7 पे ही लेके भागेगा। और राउंड अप यूज कर लोगे तो भले ही 7.2 हो, वो उसको 8 पे ले जाएगा। आई होप लॉजिक क्लियर होगा, होना ही चाहिए भाई। राइट सर, आगे बोले सर अब आप। राउंड ये हो गया, तीनों हो गया। तो राउंड अप अवे फ्रॉम जीरो, राउंड डाउन टूवर्ड्स जीरो, बराबर है सर। सम इफ क्या करता है, सेल्स को स्पेसिफाई ऐड करता है इफ दे स्पेसिफाई अ गिवन कंडीशन। सर ये बात हम लोग को समझ में नहीं आया, इक्वल्स टू सम तो ऐड कर देता था, ये गिवन कंडीशन वाला लॉजिक क्या हो गया सम इफ में, ये गिवन कंडीशन वाला लॉजिक क्या हो गया सम इफ के अंदर। मैं आपको क्या बोला, समझना बात को। सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। सी इंस्टीट्यूट का रूल क्या है, सी इंस्टीट्यूट का रूल है कि कोई बच्चा अगर 40 या उससे ऊपर लाया है तभी वो पास होगा, 40 से कम लाया है ना, फेल। तुम कुछ भी ले आ बाकी तीन में, हमको कोई मतलब नहीं है, यू आर फेल्ड। सीए फाउंडेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। तुम 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 लिया और एक में 38 लिया, जा तुम्हारा फाउंडेशन फेल। हेलो, बात समझ में आया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सम इफ फंक्शन क्या करेगा, सम इफ फंक्शन क्या करेगा। अब सुनो, मजा आएगा। सम इफ फंक्शन क्या करेगा, सम इफ में इंस्टीट्यूट अब क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। इंस्टीट्यूट बोलता है कि भैया नंबर मेरे को पहले उसी का टोटल करके दो जो 40 या उससे ज्यादा लाया है। समझ में आया, 40 या उससे ज्यादा लाया है। तो अपने आप ही उससे इंस्टीट्यूट को जिन लोग ओवरऑल में पास हुआ है उनका टोटल मिल जाता है, क्योंकि जिन लोग फेल हुआ है 40 से कम लाया है उन लोग का टोटल तो करेगा ही नहीं। इस तरीके का जो कंप्यूटेशन होता है वहां बहुत काम आता है। पीवी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने में। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू अभी मेरे को बताना नहीं आप लोग को, बट फिर भी एक बार बोल के निकल जाता हूं यहाँ पे। पीवी या एफवी क्या करता है ना, मेरे को एक घर लेना है अगले साल, या चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक घर लेना है, मिस्टर एक्स को 10 इयर्स लेटर एक घर लेना है, ठीक है ना। अब मिस्टर एक्स को ये घर लेना है, तो मिस्टर एक्स का घर 10 लाख के बाद, 10 साल के बाद पड़ेगा 1 करोड़ रुपया का। मिस्टर एक्स बोलते हैं उस आदमी को कि भाई एक आदमी सुनना, हम यही वाला घर लेगा 10 साल बाद, तू मेरे से आज ही पैसा ले लेना। तो कॉमन सेंस है कि ए पूरा 1 करोड़ तो नहीं देगा, या और बेटर बोलता है, ए बोलता है कि काश हम कुछ, मिस्टर एक्स बोलता है कि काश हम आज ऐसा जमा कर दे अमाउंट कि 10 साल मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, वो 1 करोड़ अपने आप हो जाए। तो आज तो 1 करोड़ से कुछ कम निकालना, कम जमा करना पड़ेगा ना। ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में वो 8% ब्याज कमा पा रहा है, उसको अब ये निकालना है कि हम आज कितना पैसा डालें कि मेरे पास 10 साल बाद 1 करोड़ जमा हो जाए। ये होता है पीवी निकालने का तरीका। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। और एफवी का मतलब क्या होता है, वो बोलता है कि आज अगर हम 10 लाख डालते हैं तो बैंक मेरे को ये बताओ 10 साल बाद ये 10 लाख कितना हो जाएगा। इसको बोलते हैं एफवी, फ्यूचर वैल्यू। पीवी क्या करता है, फ्यूचर में जो एक वैल्यू आपको मालूम है उसको आज का वैल्यू पे लेकर आता है। और एफवी क्या करता है, आज का जो गिवन वैल्यू है उसका अमाउंट फ्यूचर में कितना बनेगा वो आपको बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पीवी और एफवी फ्रॉम अकाउंट्स पीओवी, प्लीज लिख लेना। रिटर्न्स द पीवी, रिटर्न्स द एफवी।
समझ में आया ना? हुआ ना? एन पर, एन पर तो खैर छोड़ दो, अभी उसका कोई काम नहीं है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डेव एसक्यू रिटर्न्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ डेटा। स्क्वायर ऑफ डिविएशंस निकालते थे, भूल गए क्या? स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम देयर डेटा, भूल गए? फॉर एग्जांपल, एक मीन आया डेटा का 5, और आपके पास डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना? और आपको बोला गया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालने, हाँ या ना? ये मत बोलना नहीं किए, स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ आप लोगों का ये चीज, उसी चीज को ये कर देता है धड़ाक से, डेव एसक्यू यूज करने से। मैं बोला ना एक्सेल सब करता है, तो लिख लो ये वाला बात। रिटर्न्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम देयर सैंपल मीन, फ्रॉम देयर सैंपल मीन। बराबर है क्या? यस सर। ये दोस्त कुछ फंक्शंस का मैंने आप लोग को नोट्स लिखवाया, ऐसे पता है आपको हजारों फंक्शंस है, हजारों याद रखना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल भी है तो हम लोगों को उतना नंबर नहीं मिल रहा है कि हम 1000 फंक्शन याद करने बैठे। समझ आ गया? राइट सर, ये बात तो सर समझ में आया। अब एक चीज जो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एरर मैसेज का लर्न करना, कि कौन सा एरर मैसेज कब आता है। इस चीज का आप लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एरर मैसेज अब अपने लोग लर्न करना समझेंगे, ठीक है ना? एक दो तो और ये मैं लिख रखा हूं, ये भी मैं अभी देखा एनसीईआरटी में है, मेरे पास तो नोटेड है बट मैंने लिखवाया नहीं था, बट अब लिखवा दे रहा है ना। एक है एनपीवी फंक्शन। कभी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो फंक्शंस वाला भी बंद मत करना, एरर मैसेज अभी हमको लिखाना है, बट पहले फंक्शन वाला और कंटिन्यू करेगा। आदित्य कितना फंक्शंस लिखवा दिया बोलना तो? लगभग 11 12 के आसपास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिख लो एनपीवी फंक्शन। अब सुनो सुनो सुनो, एनपीवी फंक्शन का लॉजिक समझना। नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन, मेरे को बोला गया, सुनना सब कोई कायदे से सुनना। मेरा जो असिस्टेंट है वो मेरे को बोला कि सर ना 5 प्रोजेक्ट्स है, उसका हम प्रपोजल आपको भेजा है। हम बोला क्या प्रपोजल है भाई? प्रोजेक्ट 1 में वो बोलता है, सुनो ना, वो बोलता है कि सर अपने को ना आज शुरू में, आज आज मतलब अभी, आज के तारीख पर 10 लाख रुपया डालना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट 1 जो है ना, आज हम लोग ईयर 0 पे ये डाल दिए हैं, तो प्रोजेक्ट 1 से ईयर 1 में सर 5 लाख आएगा, ईयर 2 में सर 3 लाख आएगा, ईयर 3 में सर 3 लाख आएगा, और ईयर 4 में सर 2 लाख आएगा। और सर एक तो प्रोजेक्ट 2 है, सुनिए ना, एक तो प्रोजेक्ट 2 है जिसमें आज सर अपने लोग को 10 लाख डालना पड़ेगा, है ना? फर्स्ट ईयर सर 4 लाख आएगा, फिर अपना अगले साल 4 लाख आएगा, फिर तीसरे साल 3 लाख आएगा, और उसके बाद वाला साल भी जो है सर 3 लाख आएगा। वो बोल रहा है सर हमको नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, बट ये दोनों डेटा रहा, आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगे? ये सब आंसर मत दो, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है और ना सिखाया गया तुमको अभी। मैं ये बोल रहा हूं कि तब काम आता है एनपीवी फंक्शन। क्या काम? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब प्रॉब्लम समझो, तुम लोग में से कुछ लोग क्या कर रहा है, 5 + 8, 5 + 3 8 लाख, 8 + 3 11 लाख, 11 + 2 13 लाख, 10 लाख गया, बल्ले बल्ले प्रॉफिट हो गया। अरे नहीं, तुम्हारा 10 लाख आज जा रहा है, पर 5 लाख एक साल बाद आएगा। अरे तो पैसा का कीमत तब और होगा ना कुछ, तो कंपेयर आज के डेट पर करेगा ना। तो एनपीवी फंक्शन क्या करेगा तुमको पता है? इन चारों पैसा का ईयर 1 को एक साल टानेगा, कि एक साल बाद अगर 5 लाख है तो आज 5 लाख का वैल्यू कितना है? 2 साल बाद 3 लाख है तो आज 3 लाख का वैल्यू कितना है? 3 साल बाद 3 लाख है तो आज 3 लाख का वैल्यू कितना है? और 4 साल बाद 2 लाख है तो आज 2 लाख का वैल्यू कितना है? इनका पीवी को जोड़ के 10 लाख से माइनस कर देगा, तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं एनपीवी। मान ले इन तीनों को टान के 11 लाख आया,
टन के मतलब इनका आज का वैल्यू, और 11 लाख है और 10 लाख मेरा खर्चा हो रहा है, तो 1 लाख मेरा एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मेरा प्रोजेक्ट में ओवरऑल मनी के टर्म्स में फायदा है। पर यहां देख, सेम चीज यहां पे, इसको टाना, 2 साल टाना, 3 साल टाना, 4 साल टाना, मान लो ये पूरा टान टून के 11,50,000 आया चारों का मिला के, और मेरा लग 10 लाख रहा है, पर 1.5 लाख का एनपीवी में फायदा हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर ले, उसमें एनपीवी पॉजिटिव ज्यादा है। तो इतना कुछ करना है, देखो टानना है पहले तो, और फिर 10 लाख से माइनस करना है या ना बोलो। टानना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालना, टानना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालना। सर मतलब ही नहीं समझ में आया ये टानने का क्या हुआ, ओके कोई बात नहीं, मैं एक सिंपल सा बोलता हूं, आदि तुमको पूछता हूं, आदि मैं तुमको पूछता हूं, आदि मेरे लिए काम किया, आदि बोला चलिए हम सर आपका केडिया क्लासेस का जो है ना सारा मटेरियल रीडिजाइन कर देगा आपके लिए, हम बोला ठीक है कर दे। आदि बोला सर हम 10,000 लेगा, हम बोला ले ले भाई 10,000 ले ले। आदि मेरे को बोलता है, हम आदि को बोलता है सुन आदि, 10,000 आज लेना चाहता है कि 10,000 1 साल बाद, आदि क्या बोलेगा, तुम मेरे को सीधा बोलना 10,000 आज लेगा कि 1 साल बाद लेगा 10,000, कॉमन सेंस से बताया ना भाई, कॉमन सेंस से आज लेगा, क्यों आज लेगा, हम बोला नहीं आदि हम आज नहीं लेगा, आज नहीं देगा, 1 साल बाद लेगा, तो तुम बोलेगा कि नहीं फिर 1 साल बाद आप देगा तो देना, पर 10,000 से ज्यादा देना। हम बोला कितना, आदि फिर कैसे कैलकुलेट करेगा कि देखो 10,000 अगर अभी मिल जाता, 1 साल में मेरे को बैंक मेरा 7% इंटरेस्ट देता, मतलब 10,700 बनता, हाँ या ना, तो 1 साल के एंड पे मेरे पास 10,700 होता, तो आज का 10,000 1 साल के बाद का 10,700 है, तो आदि मेरे को बोलेगा ना 10,700 1 साल बाद देना, या आज 10,000 दे दो, तो जो 1 साल बाद 10,700 है वो आज कितना है 10,000 है। अरे तो वही जो 1 साल बाद 4 लाख है वो आज कितना है, जो 2 साल बाद 4 लाख है वो आज कितना है, जो 3 साल बाद 3 लाख है वो आज कितना है, और जो 4 साल बाद 3 लाख है वो आज कितना है, उसको जोड़ के 10 लाख से माइनस करेगा ना, क्योंकि 10 लाख तो मेरा आज जा रहा है, पैसा तो मेरा कल आ रहा है। ओ, सो दिस इज द पावर ऑफ एनपीवी फंक्शन। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलो, कम ऑन। इतना डेप्थ में कोई पूछेगा नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सरल भाषा में हम कितना इस रिटर्न, कितना इन्वेस्टमेंट कमा लिया, कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना प्रॉफिट। देखो अकाउंट्स और फाइनेंस में बहुत कम गैप है। अकाउंट्स क्या बोलेगा, आज 1 लाख लगाया, कल 2 लाख आया, तो अकाउंट बोलेगा बल्ले 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 100% का प्रॉफिट हो गया। फाइनेंस बोलेगा फालतू बात मत करो, आज लगाया 1 लाख, 2 लाख आया 1 साल बाद, तो ये ढूंढो कि 2 साल बाद का जो दो मतलब 2 साल बाद जो 2 लाख आया, उसका आज का वैल्यू कितना है, तुम उतना कमाया होगा। दैट इज कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि असल में तुम कितना कमाया वो बताएगा तुमको। एकदम, एनपीवी और IRR दोनों रिलेटेड ही है। और नेक्स्ट लिख लो IRR, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो, फटाफट कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो, लिख लेना प्लीज। IRR, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, कम ऑन एवरीवन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। लिखा क्या, फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, बराबर। और दोस्त एक फंक्शन है क्यूमी पीएमटी, क्यूमी पीएमटी मतलब ये क्या करता है सर, ये बोलता है, ध्यान से सुनना, मान लो ईयर 1 है ना, हेलो, ईयर 4 है, हमने एक घर लिया, मैंने एक घर लिया, अब ऑफ कोर्स मैंने बैंक से लोन पर लिया, तो मुझे तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 में, तो मेरे लोन पर मैंने टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर दिया इन 4 साल में, मतलब इन 2 पीरियड्स के बीच में, ये मेरे को क्यूमी पीएमटी बता देगा। ये रहा क्यूमी पीएमटी, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन बिटवीन 2 पीरियड्स, फटाफट लिख लो सबके सब फटाफट। ऑनलाइन वालों क्लियर होगा हाँ या ना बोलो। ये पहले मैं स्किप कर दिया था पता है, फिर मैं रियलाइज किया एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो फिर रिस्क नहीं लेने का मन किया। बस एनसीईआरटी क्या किया, मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, एनसीईआरटी में क्या वही चीज आधा पेज यूज किया है।
अब मैं क्योंकि एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं, मैं उसी चीज को एक लाइन में खत्म कर दिया। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, ये जो 4 साल में दृष्टि मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो इस 4 साल में क्या मैंने प्रिंसिपल का भी कुछ हिस्सा रिपे नहीं किया? जब आदमी लोन रिपे करता है तो क्या खाली इंटरेस्ट देता है? प्रिंसिपल भी तो देता है। अब दृष्टि मेरे को देखना है कि मैंने 10 लाख का घर लिया था, तो उसमें प्रिंसिपल पोर्शन मैंने 4 साल में कितना पे कर दिया, उसके लिए यूज होता है क्यूमी प्रिंस, जो मेरे को बताता है मैंने टोटल कितना प्रिंसिपल पे कर दिया बिटवीन टू पीरियड्स। क्यूम क्यूम प्रिंस, क्यूम प्रिंस, CUMPRINC, CUMPRINC, समझ में आया? और क्योंकि अपने क्या कॉमर्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स है ना, तो चांसेस है यहां से पूछे अपने से। बराबर है क्या दोस्त? यस सर, बातचीत तो बराबर। हाँ, मेरा जो मेन इंटेंशन था वो जाने का था आप लोगों का एंड में, ये रहा। एरर्स पे एक आना चाहिए, रुक जाइए, ये रहा, आ गया ना? कॉमन एरर्स इन स्प्रेडशीट। राइट। अब आप लोग देखिए, एग्जाम में क्या आ सकता है कि इन एक्सेल दिस एरर इज डिस्प्लेड व्हेन व्हाट मिस्टेक टेक्स प्लेस, और फिर 4 ऑप्शन दे दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एरर तब होता है जब एक कॉलम वाइड इनफ नहीं है या नेगेटिव डेट और टाइम आपने डाल दिया है। मान लो मैंने लिखा दृष्टि दरगर कुछ भी फॉर एग्जांपल, तो अब ये जगह नहीं है, पर कॉलम सेल के अंदर तो है, आपको वो दूसरा सेल में नहीं दिखाई पड़ेगा। तब उस सिनेरियो में ना ये वाला एरर आ जाता है। या मैंने नेगेटिव डेट डाल दिया, टाइम नेगेटिव या डेट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो। हाउ टू करेक्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एरर का क्या सिग्निफिकेंस है वो आप लोग को पता होना चाहिए। विच एरर शोज व्हाट, विच एरर शोज व्हाट। ठीक है ना? ये हुआ आपका इसका एरर। फिर ऐसा एरर आया जब आपने किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो कर दिया, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो कोई लॉजिक तो है नहीं, तब ये वाला एरर आएगा, ये वाला एरर। दिस एरर ऑकर्स व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत करना। क्या सिग्निफिकेंस है, वो एरर कब आएगा, बस उतना जानना है अपने को भी। ठीक है ना? #n/a नॉट एप्लीकेबल एरर, इसका मतलब है व्हेन अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू अ फंक्शन और फॉर्मूला। मतलब हम फॉर्मूला डाल दिया, अरे पर उस फॉर्मूला को जोड़ने के लिए जो वैल्यूज चाहिए था वही नहीं डाला, जो वैल्यूज चाहिए था वही नहीं डाला।
मतलब हम बोला था सारा वैल्यूज को ऐड कर देना इस टेबल में, पता चला हम उस टेबल में कोई वैल्यू ही नहीं डाल रखा है, कोई नंबर ही नहीं डाल रखा है, तब ये बोलेगा हैशटैग नॉट एप्लीकेबल एरर, क्योंकि तुम फॉर्मूला तो डाल दियो बट वैल्यूज ही नहीं अवेलेबल है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। नेम एरर अभी देखा, अभी हम तुमको करके दिखा रखा था विराट कोहली वाला केस में, हैशटैग नेम एरर। जब कोई टेक्स्ट या कोई फॉर्मूला एक्सेल नहीं पहचानता है तब उसको नेम एरर डिस्प्ले कर देता है। दिस एरर ऑकर्स व्हेन एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन अ फॉर्मूला। हैशटैग नम एरर, जब तुम इनवैलिड नंबर डाल दिया जो नंबर लॉजिकली लगना भी नहीं चाहिए, ऑकर्स विथ इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ फॉर्मूला। जब इनवैल्यूड न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर्मूला में चला गया तब ये वाला एरर या ये वाला डेटा डिस्प्ले होगा दोस्त। ये रेफ एरर, ये तब है जब सेल रेफरेंस ही वैलिड नहीं है। जब वैलिड ही नहीं है मतलब हम जो सिलेक्ट किया उतना सिलेक्शन है ही नहीं, उतना सिलेक्शन में डेटा ही नहीं है, तो दिस एरर ऑकर्स व्हेन अ सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड। मतलब हम गलत रेफरेंस डाल दिया, मान ला सेल A1 से B2, अब A1 से हम B2 डाला पर B2 और B1 में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। वैल्यू एरर का भी दरकार नहीं है। अब सुनना यार, कुछ शॉर्टकट से एक्सेल में एवरीवन, कुछ शॉर्टकट से एक्सेल में, वो अभी मैं आप लोगों को साथ साथ जब ये कर रहा हूँ एमसीक्यू, तब अपने लोग साथ साथ में अभी सॉल्व कर लेंगे। पहले मेरा गोल है कि कम से कम एनसीईआरटी का, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है ये लोग, एनसीईआरटी से ही काफी बार डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है। तो दोस्त तैयार रहिए आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग यार। ये तो बताया हुआ ही है, द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इन एक्सेल 2007 इज टू क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। देख लो आज के क्लास में लिखवाया ये बात। हाँ, विच की कॉम्बिनेशन कोलैप्सेस द रिबन, तुमको रिबन गायब करना है, तुमको रिबन गायब करना है, तो ये लिख लेना अपने पास, कोलैप्स रिबन ऐसे करके लिख लेना। कोलैप्स रिबन ट्रिक हम तुमको बता देता है, कंट्रोल F1 दोस्तों, कंट्रोल F1, कंट्रोल F1 से गायब होता है, क्योंकि काफी शॉर्टकट्स है, अभी वो भी लिखवाने वाला है, बट पहले ये मार्क तो कर लो। ठीक है ना। तुमको अगर एक्सेल में मार्जिन एंड रूलर्स देखना है तो तुमको पेज लेआउट व्यू पे जाना पड़ेगा। किस व्यू पे? पेज लेआउट। तो ये लिख लेना, पेज लेआउट डैश देके मार्जिन एंड रूलर। अगर आपको मार्जिन एंड रूलर देखना है तो पेज लेआउट फॉर मार्जिन एंड रूलर्स। As you type a number in a cell, what mode appears in the status bar? Enter mode. याद रखिएगा, enter mode very important, enter mode appears in the status bar when we type a number in a cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल डिस्प्लेड। मतलब हम मान लो सेल A2 में काम कर रहा है, तो हम अगर सेल A2 में काम कर रहा है ना, तो उसका एड्रेस इक्वल्स टू A2 कहां डिस्प्ले होगा? एवरीबॉडी, देयर इज अ नेम बॉक्स, तो नेम बॉक्स डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। लिख लो, नेम बॉक्स डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल प्लीज। नेम बॉल, नेम बॉक्स डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, नेम बॉक्स डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। तुम जो भी लास्ट काम किया था उसको रिवर्स करना है, यहीं पे ऑप्शन है, क्या करेगा? अनडू। ये तुम लिखवाएगा भी नहीं, अनडू। हाँ, अगर आपको बिगिनिंग ऑफ द मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द रो, रो के बिगिनिंग में जाने के लिए दृष्टि देख लो, लिखवाया हुआ आज ही।
देखो ध्यान से देखो, होम खाली, खाली होम, खाली होम, खाली होम, देख लो बिगिनिंग ऑफ रो या बिगिनिंग ऑफ कॉलम, लास्ट पॉइंट आई थिंक लिखवाया वो वाला उस हेड के अंदर, पक्का लिखवाया होम। ये रहा, दिखा भी देता हम दिखाया है, होम पक्का लिखवाया, हो ही नहीं सकता। आ जा रहा है ना वापस, बिगिनिंग ऑफ रो था। अरे इस क्वेश्चन में तो बिगिनिंग ऑफ रो और कॉलम पूछा है ना दृष्टि, ये रहा। क्या बात कर रहे हो यार, लिखाया है, मेरा मार्किंग है अभी तक, टॉप ऑफ वर्कशीट में कंट्रोल प्लस होम है, इसलिए बोला मत भूलो। नेक्स्ट में चलते हैं, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज नहीं, मैं भी कुछ एमसीक्यूज रेडी कर रखा हूं, उस पे भी अभी लेके चलेंगे आपको, है ना। विच की, हाँ, एक्सेल में जब भी फॉर्मूलाज आपको एक्टिव करना है ना, एक्सेल में जब भी आपको फॉर्मूलाज एक्टिव करना है ना, आप ऑल्ट की दबाओ, क्या दबाओ, ऑल्ट की, अगर एक्सेस कीज देखना है तो। अभी मैं आपको करके भी बता दूंगा, ऑल्ट की क्या ट्रिक है, ऑल्ट की। देखता हूं अब अगर वर्चुअल में भी होगा तो आपको करके दिखाता है, रुक जाओ। वर्चुअल कीबोर्ड में भी हो गया तो बेस्ट है। ये आया, ऑल्ट, ऑल्ट देखो, ऑल्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे, नीचे है ना ऑल्ट, तुम लोग ऊपर देखते जाना। जब अपने ऑल्ट की, एवरीवन, जब अपने लोग ऑल्ट की प्रेस करता है ना, ये देखो दिखा, क्या हुआ देखा, एक्सेस कीज ऊपर देखो, एफ आ गया, एच आ गया, एन आ गया, जे आई आ गया, पी आ गया, 1 2 आ गया, 3 4 बी, एम ए आर डब्ल्यू, ये सब आ गया। मतलब अगर मेरे को वो सब फंक्शन में जाना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो है इंसर्ट में जाना है या होम में जाना है उदाहरण के तौर पे, और हमको हो जाके होम पे क्लिक नहीं करने का मन है, तो हम सीधा ऑल्ट एच दबा सकते हैं, हम सीधा ऑल्ट एच दबा सकता है, और मेरे को ये याद नहीं है इसलिए ऑल्ट फंक्शन है। देख लो तुमको सारा एक, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बैठाइए उधर ही, 5 मिनट्स, ऑल्ट। तो ऑल्ट आपका एक्सेस कीज को एक्टिवेट करता है, एवरीबॉडी, ऑल्ट आपका एक्सेस कीज को एक्टिवेट करता है। समझ आया होगा, हम श्योर है। देख लो दिखा दिया एक्सेस कीज, हाँ या ना, यस सर। और जब आप ऑल्ट हटा दोगे गायब हो जाएगा, सर वी अंडरस्टैंड दिस। तो एक्सेस कीज के लिए ऑल्ट इज द बटन यू गो फॉर। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला जवाब देना, हम जो अंडू किया उसको रिवर्स करना है तो क्या करना होगा, रीडू करना होगा। विच फंक्शन रिजल्ट्स कैन बी डिस्प्लेड इन ऑटो कैलकुलेट, अरे मतलब ऑटो कैलकुलेट करना है तो सम एंड एवरेज। हाँ, सेल में देखो आप लोग, मैं जब लिख रहा था बाय डिफॉल्ट मेरा सारा वैल्यूज क्या लेफ्ट की तरफ नहीं था, हाँ या ना, लेफ्ट की तरफ था। अगर कायदे से देखोगे, फिर से लिख के दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पे मैं 1 लिखता हूं, है ना, इधर देखो, मैंने 1 लिखा, यहां पर लिखा, एंटर मारा। अब जो नया फॉर्मेटिंग है, इसमें मेरा सेटिंग क्या हुआ है, राइट की तरफ दिखाने को, और अल्फाबेट्स आपका जो है इधर पे देखना, टेक्स्ट का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप लोग यहां पर देखिए, जब आप लोगों का अल्फाबेट आएगा तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आएगा, अल्फाबेट हाँ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आएगा, नंबर बाय डिफॉल्ट राइट आएगा, लिख लेना, अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट लिख लो, और नंबर्स बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट इन एक्सेल, इन अ सेल। डिफॉल्ट का बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना, कम ऑन यार। बराबर है जी, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड देखते हैं और क्या हमारे पास क्वेश्चंस है। विच सेल alignment is assigned to most values
बाई डिफॉल्ट, तो यहां पर जो है यहां पे हम लोगों ने लेफ्ट। अब मोस्टली वैल्यूज लिखा है, ना मेरे को टेक्स्ट दिया है ना मेरे को अल्फाबेट दिया है, तो मेरे को डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है। करेक्ट, करेक्ट है। लेकिन करेक्ट, आपका बात एकदम सही है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट और ये दोनों चलता है, सो लेफ्ट इज व्हाट वी गो हेड विथ। ये लोग का बोलने का तरीका, एक्सेप्टेंस और क्या। और दूसरा बात है ना, हम चाह के भी राइट नहीं लिखवा सकता, पता है क्यों? एनसीईआरटी अगर खुद अपने बुक में लेफ्ट लिखा है ना, यहाँ पे मेरा पार्शियलिटी है, हम काफी हद तक एनसीईआरटी का जो आंसर है वो बता रहा है। कारण, क्योंकि वो सीयूटी में भी वो बोलेगा। विच फंक्शन, अब आप लोग देखना, विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल्स, टोटल्स देखते ही तो दिमाग में आ गया सम फंक्शन का बात हो रहा है। ठीक है। 13th क्वेश्चन, एस्टरिस्क। आज ही बात हुआ, एस्टरिस्क का मल्टीप्लीकेशन डिस्प्ले करता है, एस्टरिस्क। Which step completes an entry and moves the pointer to the right? टैब, देख लो। टैब, ये तो यार पता भी होना चाहिए तुमको, इसमें हम क्या बताएं। खैर इधर पे होगा टैब, मेरे वाले टेक्स्ट बुक मतलब वर्चुअल में तो हम दिखाता है। ये रहा, देखो है ना टैब, देखा? ये देखो टैब प्रेस कर रहा है एवरीवन, टैब प्रेस कर रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। तो टैब राइट सेल, टैब राइट सेल लिख लो, टैब राइट सेल, टैब दबाने से राइट सेल, टैब दबाने से राइट सेल, प्रेसिंग टैब moves the pointer to the right, moves the pointer to the right. और हाउ मेनी ब्लैंक वर्कशीट्स आर क्रिएटेड? बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर क्रिएटेड। ऑनलाइन वालों, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर क्रिएटेड। बराबर है क्या? अब दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैंने शॉर्टकट्स लिख रखे हैं, बट साथ साथ में ना कुछ एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों के लिए अभी क्लास के पहले ही मैं बना रहा था, तो आई थिंक आई शुड डिस्कस दैट विथ यू। वेरी इंपॉर्टेंट। विच, ये क्या है ना, मेरे को बेसिकली आपको शॉर्टकट सिखाना था, तो मैं इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। Which function key in Excel allows you to open the save as dialog box? तो अगर save as करना है तो F12 दबा लो, हाँ या ना? तो अब तुमको ऐसे लिख लेना चाहिए, save as dialog box F12, प्लीज लिख लो, लिख लो, save as dialog box F12। ये मेरा अलग से बनाया हुआ है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स F12 हो गया। अब यार मेरे को ऐसा है ना, फ्रीज करना है। फ्रीज करना है मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, नेम है, स्कूल है, रोल नंबर है, ये लिखा हुआ है, अलग अलग स्टूडेंट का डेटा है। अब ऑनलाइन वालों फील करके देखना, अगर मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा तो ऐसा कुछ होगा कि स्टूडेंट का नाम दिख रहा होगा, पर वो मेरे को दृष्टि अब नहीं दिखेगा, नेम, स्कूल और फोन नंबर, हाँ या ना? अब मैं चाह रहा हूं कि मैं स्क्रॉल करते रहूं, पर नेम, स्कूल और रोल नंबर वैसे का वैसे ही वहां पर दिखते रहे मेरे को। तो मेरे को क्या करना होता है? फ्रीज पेन। क्या करना होता है? फ्रीज पेन्स। तो फ्रीजेस रो और कॉलम, जब आप स्क्रॉल करो तो वो तो दिखेगा। ऑनलाइन वालों फील कर पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो, कम ऑन गाइस। इसका एक शॉर्टकट भी आई गेस F4 के करीब, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मैंने एमसीक्यू में कवर भी किया है, बट F4 है। सारा मेरे को याद नहीं है तो मैं रॉन्ग नहीं लिखवाऊंगा, बट मैंने शायद इसमें कवर भी किया था एमसीक्यूज में, मे बी आ जाएगा। ठीक है, जो भी है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन एन एक्सेल? आप लोगों को बताया था 65536 के करीब। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम्स? 256, हाँ या ना बोलो। Which tab in Excel contain the command related to formatting such as font style, color and cell alignment? पेज लेआउट, याद रखना, तो ये लिख लो, फॉन्ट कलर आ गया या फॉन्ट स्टाइल आ गया, अलाइनमेंट से ऑप्शन आ गया, कहां मिलेगा अपने को? पेज लेआउट वाले में मिलेगा, प्लीज लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको कोई चार्ट टेबल इंसर्ट करना है तो क्या काम आएगा? होम, इंसर्ट, लेआउट, क्या रिव्यू? इंसर्ट, तो बोलना भी नहीं है।
व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक? कंट्रोल एन, लिख लो, कंट्रोल एन, न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, कंट्रोल एन, न्यू वर्कबुक। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं ना, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। आप लोग ये देखना, आप लोग एक चीज देखना, मैं मान लो इसको सेव करने जाता हूं, है ना, सेव एज दिस पीसी, मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूं, तो आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि एक्सेल का कोई भी फाइल है ना, उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो आता है वो डॉट एक्सएल एस एक्स आता है। ये रहा, दिखा देते हैं, डॉट एक्सएल एस एक्स आता है। तो याद रखना, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएल एस एक्स, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएल एस एक्स। जैसे वीडियोस का होता है MP4, म्यूजिक का होता है MP3, वैसे ही इसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सएल एस एक्स। हाँ या ना बोलना, लिखा ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंट्रोल वन वाला, हाँ, कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्सेस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल वन। तो याद रखना, लिख लो, कंट्रोल प्लस वन, फॉर्मेट सेल, सेल फॉर्मेटिंग के काम आता है। मतलब सेल को कलर करना है, सेल में कोई कंडीशन डालना है कि 40 से ग्रेटर है तो रेड कर दो, 40 से लेसर है तो ब्लू कर दो, 40 है तो ग्रीन कर दो, वो सब चीज ये बताता है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ऑफलाइन यस और नो यार? आइडियली आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए या आज क्या करना चाहिए, जिन लोग सीरियसली सीयूईटी को परस्यू कर रहे हैं पूरा का पूरा, ऑफ कोर्स मैं एडमिट कर रहा हूं और मैं क्लास में भी बोल दिया था, अगर हम लोग एक एक करने जाए ना, तब तो सर हो ही नहीं सकेगा पूरे साल में भी, क्योंकि एक एक चीज उतना बड़ा है। आप लोगों को एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना चाहिए आज, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जितना करवाया उसमें एग्जाम का एमसीक्यू कवर हो जाना चाहिए आइडियली। फिर भी टू बी सेफ, रीड एनसीईआरटी वंस। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।